तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के एग्जाम्स के बारे में। देखिए, इग्नू में जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे बीसीए की। देखिए, बीसीए और एमसीए दोनों की बात बताते हैं यहाँ पे। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बीसीए की स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर किसी भी सेमेस्टर में है, तो उनको स्टडी किस तरीके से करनी है, अपने एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से करनी है। और इग्नू से नहीं भी है, कहीं और यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी सेम चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोग ध्यान से हर बातों को ज़रूर सुनना। देखो, एग्जाम्स जो है वो आप लोग के सर पे हैं, आने वाले हैं। तो कुछ बातें जो ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहली बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम्स टाइम्स पे क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, इस बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि हर एक सेमेस्टर जो है वो हमारे लिए न्यू होता है। हम जैसे जैसे सेमेस्टर्स में जाते हैं तो हमारे लिए न्यू न्यू आगे बढ़ता जाता है। तो हमें उन सेमेस्टर्स के बारे में ज़्यादातर पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट भी नहीं पता होते हैं, एंड मोमेंट पे स्टडी करते हैं। तो सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज लो, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट्स ये देखो कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बाद आप लोग देखो उसके PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को। अब प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के जब आप देखोगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आए होंगे, लिस्टेड होंगे सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को, तो वो क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स को आप करना शुरू करोगे, जिससे आपको ये चीज़ का पता चलने लग जाएगा कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं, कैसे वो पूछे जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उनके आंसर्स को आपको किस तरीके से लिखना है, वो आपको तरीका पता चल जाता है। बहुत ज़रूरी बात मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपकी लिस्ट है, क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। अब आंसर्स को ज़्यादा अच्छी मॉडिफिकेशन हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्स के टाइम पे। एग्जाम्स के टाइम पे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, मैं बीसीए की बात कर रही हूँ और एमसीए की बात कर रही हूँ, तो आपको करना एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप अपने आंसर्स को हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। चाहे आपने पैराग्राफ में पढ़ा उस चीज़ को, चाहे आपने उसको लिस्टेड बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखना जानते हैं, 4-5 पन्ने का आप लिख भी लोगे, लेकिन मेरी बात माने तो आप लोग पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दो आंसर्स को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक ही बात जो होती है ना, वो 2-3 लाइंस में आप लोग पॉइंट पॉइंट में अलग अलग तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट्स में लिखने का यहाँ पे मोटिव ये रहता है कि पॉइंट्स में लिखने से जो अट्रैक्टिव लगता है आपका पेपर, और उसमें मार्क्स में जो टीचर को चेक करने में दिक्कत होती है वो नहीं होती है, और वो एग्जैक्टली आपके सारे पॉइंट्स को चेकआउट कर लेता है। तो सोचता है अच्छा ठीक है, ये इतने नंबर का क्वेश्चन पेपर था और इतने नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें ये सारे पॉइंट्स इसने कवर कर लिए हैं। वरना वो पैराग्राफ में पढ़ता रह जाएगा, आपने पॉइंट्स लिखे भी होंगे लेकिन पता नहीं चलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग का डायग्राम वगैरह है वहाँ पे और उसमें आपको डिफाइन करना है, समझाना है, क्लियर करना है, तो वो डायग्राम्स की फॉर्म्स में भी क्लियर ज़रूर करें और अच्छी तरीके से करें। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल ज़रूर करना, ताकि वो आपकी डिफाइन करे चीज़ों को कि आपने क्या लिखा है और क्या चीज़ कैसे है। उसकी हेडिंग और उसका फिर डेफिनेशन लिख रहे हो। ठीक है, तो हेडिंग मतलब कि जो भी उसकी लाइन है, आगे की वर्ड है कोई, उसके डेफिनेशन। ठीक है, इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन की डेफिनेशन इस तरीके से। ठीक है, स्टैक क्या होता है, ठीक है, ओवरफ्लो क्या होता है, एग्जैक्टली एक्सेट्रा जो आपकी सब चीज़ें होती हैं वो सब बताई जानी है। एग्जैक्टली बात करें तो एक्चुअल मीनिंग होता है कि ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करने से, कि ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और ताकि अच्छा लगे एग्जाम्स में। और एक और बात है, जेल पेन का इस्तेमाल मत करना, ताकि जेल पेन से जो अगर वाटर में गिर गया आपका पेपर बाय एनी चांस में, कोई ऐसी कंडीशंस में, तो वो आपका पूरा का पूरा फैल जाएगा, उसमें आपकी राइटिंग लिखी हुई नहीं दिखाई देगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बॉल पेन का इस्तेमाल करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आप अपने पेजेस को वहाँ पे जब भी सबमिशन करते हो एग्जाम्स के टाइम पे, वो तो पहले बात, अब एक्स्ट्रा शीट तो लगती ही नहीं है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा शीट तो खत्म हो चुकी है। तो अब बात आती है कि अपने कितने नंबर ऑफ पेजेस वहाँ पे मिलते हैं, 32 नंबर ऑफ पेजेस मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको भरो, आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको सारे आंसर्स को कवर करना है, सारे पॉइंट्स को कवर करना है, मेन मोटिव ये होता है। ठीक है, चौथी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। और एक और बात है, जो क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से आते हैं, पहले उनको फटाफट से खत्म करो, ज़्यादा समय कम समय लगा के, और जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, इसमें सोच के कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आओ उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग में नहीं कुछ आता है, डेफिनेशन वगैरह ज़रूर लिख के आओ। इससे फ़ायदा ही मिलता है हम लोगों को, और आपको भी मिलेगा कि मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और एक और चीज़ है कि टीचर वहाँ पे थोड़ा सा अगर नहीं भी ध्यान दे रहा है, नहीं ध्यान दिया, फिर भी चेकआउट कर रहा है, तो सोचेगा अच्छा ठीक है बच्चे ने लिखा है, ठीक है डेफिनेशन ठीक थी, आगे वो चेक नहीं करता, फिर भी आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बाय एनी चांस में। या फिर अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो भी कुछ नंबर तो वहाँ पे मिल जाते हैं। जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलना है, 0 मिलना है, वहाँ पे कम से कम 1 नंबर तो एग्जैक्टली मिल ही जाता है डेफिनेशन लिखने तक का। ठीक है, तो वो एक नंबर से बंदा पास होता है, ये समझो इस बात को, कि अगर आपके 1 नंबर से आप कम हो गए तो मतलब फेल कहलाओगे, 1 नंबर से पास हो सकते हो। तो वही चीज़ है, तो हमें 1 नंबर का भी यहाँ पे कीमत रखनी है।
ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने का मतलब भी एक और मोटिव होता है। जब आप स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हो, पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे तो उसका मोटिव साफ तौर पे बैठता है कि हम लोग जब पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड आते हैं एग्जाम्स वाले टाइम पे, तो वो हमारे अच्छे से कवर अप हो जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात, कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने का एक ही तरीका है, वो है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। केवल एक तरीका है, ठीक है, याद रखें इस बात का। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप खुद समझता आ रहे हैं इस बात के लिए कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट करता है। और एक और बात है जो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को जानने के लिए, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरा ज़्यादा गैप नहीं है, बहुत कम गैप रहता है, मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करूँ। एग्ज़ाम्स की करने के बाद भी सोचते हैं कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से तो कुछ आया भी नहीं, आप करते हैं कहीं से सही नहीं कहीं से स्टडी। देखिए, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आपको अपने दिमाग से भी खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे एग्जैक्टली आप लोग के पेपर्स में आते हैं, जो पीवाईक्यू में आए हैं, उसी चीज़ को वो लोग घुमा के दूसरे वर्जन में पूछ सकते हैं। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करें, और अगर एक बार में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो लगातार 2 या 3 बार उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके समझो, पढ़ो, उसके बाद एनालाइज करो कि ये इनमें से इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन लिखा गया ना, व्हाट इज एक्सेक्टर जो भी है, ठीक है, व्हाट इज स्टैक फ्लो, व्हाट इज ये सब चीज़ें जो भी पूछता है, डिफाइन एनी फोर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या फिर 4 उसके पॉइंट्स बताओ वगैरह वगैरह, कुछ भी पूछते हैं, तो आप एग्जैक्टली ध्यान दो इस बात का कि स्टैक फ्लो का नाम कहाँ से आया था, वो कहाँ का था पार्ट, है ना, वो एग्जैक्टली करता क्या है, कौन क्या, मतलब आपको पता है एग्जैक्टली कैसे स्टडी करनी है अपने सब्जेक्ट्स की। बीसीएमसी वाले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए हर एक पॉइंट का मतलब, जो चीज़ एग्जाम्स में आपके जो आपके कंप्यूटर साइंस में है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो है क्या, उसका मतलब क्या है। कम से कम कुछ ना बताओ, ये बताओ कि उसका काम क्या है और उसका मतलब क्या होता है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, इतना ही पता है वही लिख के आओ। और अगर आपको नहीं पता होगा, वो पूछेगा फंक्शन क्या है, वो पूछेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पूछेगा वो कहाँ वर्किंग करता है, तो वो आपके दिमाग लगा के खुद सोच लेगा, अगर बोलेगा यूपीएस टाइप की चीज़ है तो कहाँ काम करेगी, तो आपको एक्जैक्टली वो बता सकते हैं। तो सेम चीज़ होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपकी यहाँ कवर हो गई हैं। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच।